डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, विच इज ऑल्सो नोन एज ऑफर कर्व एनालिसिस। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में आज हम डिस्कस करेंगे पारस्परिक मांग वक्र का सिद्धांत, जिसे ऑफर कर्व, प्रस्ताव वक्र या देय वक्र भी कहा जाता है। सबसे पहले this concept of reciprocal demand or the law of reciprocal demand was developed by J.S. Mill in 1948 और J.S. Mill ने 1948 में इस रेसिप्रोकल डिमांड, पारस्परिक मांग के सिद्धांत को डेवलप किया। उनकी एक फेमस बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इस बुक में इन्होंने अपने रेसिप्रोकल डिमांड की थ्योरी को डेवलप किया। बाद में द टेक्निक ऑफ ऑफर कर्व, later the technique of offer curve was developed by two economists, Edgeworth and Marshall। बाद में इसी एनालिसिस से जो प्रस्ताव वक्र की तकनीक है, जिसे देय वक्र भी कहा जाता है, इस तकनीक को विकसित करने का श्रेय दो इकोनॉमिस्ट को जाता है, एजवर्थ और मार्शल। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि ऑफर कर्व क्या शो करता है, ऑफर कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रस्ताव वक्र क्या दर्शाता है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ऑफर कर्व। मान लीजिए दो कंट्री हैं, दो देश हैं, ए और बी। ए देश होम कंट्री है और बी देश फॉरेन कंट्री है। तो जब ए देश बी देश से ट्रेड करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, तो ए देश बी को एक्सपोर्ट करेगा और बदले में वो बी देश से इंपोर्ट करेगा, बदले में वह बी देश से आयात करेगा। तो अपनी एक गिवन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट से, अपनी दी गई निर्यात की मात्रा से वह बी कंट्री से कितना इंपोर्ट करना चाहता है। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि ऑफर कर्व ऑफ अ कंट्री डिटरमाइंस द रिलेटिव कमोडिटी प्राइस एट विच द ट्रेड टेक प्लेस। किसी देश का प्रस्ताव वक्र उस सापेक्षिक कीमत को निर्धारित कर रहा है जिस पर व्यापार होने वाला है। मान लीजिए ए देश ये कह रहा है कि वह सपोज एक्स कमोडिटी की 20 यूनिट्स वाई को दे सकता है, अगर वाई बदले में उसे ए देश एक्स कमोडिटी की 20 यूनिट्स बी देश को दे सकता है, अगर बी देश बदले में वाई कमोडिटी की 40 यूनिट्स उसे दे दे। तो एक तरह से ए देश ने ये बी देश को ऑफर दिया है, ये प्रस्ताव दिया है। तो यहां पर जो ऑफर कर्व है किसी कंट्री का, दैट डिटरमाइंस द रिलेटिव कमोडिटी प्राइस एट विच द ट्रेड टेक प्लेस। जिस सापेक्षिक कीमत पर व्यापार होने वाला है, उस कीमत को, उस व्यापार की शर्त को ऑफर कर्व डिटरमाइन करता है, दर्शाता है। अब यहां पर इस एनालिसिस में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि दो देश हैं, ए और बी। ए होम कंट्री है और बी फॉरेन कंट्री है। तो ए जो घरेलू देश है, सो ऑफर कर्व ऑफ कंट्री ए क्या रिफ्लेक्ट करेगा? ऑफर कर्व ऑफ कंट्री ए स्टैंड्स फॉर द इंटेंसिटी ऑफ डोमेस्टिक डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स। कि ए देश का जो ऑफर कर्व है वो क्या व्यक्त कर रहा है कि ए देश की उन निर्यात मात्राओं को, उन एक्सपोर्टेबल्स को बता रहा है जिसके बदले में वह बी देश से किसी दूसरी कमोडिटी को आयात करना चाहता है। इसी तरह से ऑफर कर्व ऑफ कंट्री बी, इट स्टैंड्स फॉर फॉरेन डिमांड फॉर द डोमेस्टिक गुड्स। इसी तरीके से बी देश का जो ऑफर कर्व होगा वो बी देश कि उन एक्सपोर्टेबल्स को बताएगा, उन एक्सपोर्टेबल्स की डिफरेंट क्वांटिटीज को बताएगा जिन पर वह ए देश से किसी दूसरी वस्तु को इंपोर्ट करना चाहता है। तो एक तरह से अगर हम सिंपल डेफिनेशन समझना चाहें, कंक्लूजन समझना चाहें ऑफर कर्व का, तो हम कहेंगे कि मान लीजिए ए देश अपनी तरफ से एक्स कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहा है बी देश को, तो उसके बदले में वह वाई कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी चाहता है, वो उसका ऑफर कर्व होगा। इसी तरीके से उसका ऑफर कर्व शो करेगा। इसी तरीके से बी देश वाई कमोडिटी का ए को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसके बदले में वो ए देश से एक्स कमोडिटी इंपोर्ट करेगा। तो कितनी क्वांटिटी वो एक्स कमोडिटी की चाहेगा, ये बी देश का ऑफर कर्व हमें बताएगा।
तो यहां पर अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ विल यू डिराइव द ऑफर कर्व ऑफ अ कंट्री, किसी देश के प्रस्ताव वक्र की व्युत्पत्ति आप कैसे करेंगे, किस तरीके से हम ऑफर कर्व को डिराइव करेंगे। तो यहां हम जो अज्यूम कर रहे हैं कि ए देश होम कंट्री है और बी देश फॉरेन कंट्री है, ठीक है। ये घरेलू देश है, ये विदेशी है देश है। तो यहां पर जो हमारा ए और बी का ऑफर कर्व हमें डिराइव करना है, तो यहां हम अज्यूम कर रहे हैं कि ए देश टेक्सटाइल्स, जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं टेक्सटाइल्स, उस टेक्सटाइल्स के प्रोडक्शन में उसे एब्सोल्यूट या रिलेटिव एडवांटेज है, उसे सापेक्ष या निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है। इट मींस ए देश इस टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में कंप्लीट स्पेशलाइजेशन पर जा सकता है, पूर्ण विशिष्टीकरण पर जा सकता है, बिकॉज उसे एब्सोल्यूट या रिलेटिव एडवांटेजेस हो रहे हैं। इसी तरह से बी देश मान लीजिए वो रबर का प्रोडक्शन कर रहा है और सेम जिस तरीके से ए को एब्सोल्यूट और रिलेटिव एडवांटेजेस यहां टेक्सटाइल में मिल रहे हैं, बी को ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव एडवांटेजेस रबर के प्रोडक्शन में मिल रहे हैं, रबर के उत्पादन में मिल रहे हैं। यानी बी देश रबर के प्रोडक्शन के लिए कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, पूर्ण विशिष्टीकरण पर जा सकता है। तो जब हम ए देश का ऑफर कर्व डिराइव करेंगे तो हम ये बताएंगे कि ए देश जो टेक्सटाइल की डिफरेंट क्वांटिटीज, जो विभिन्न मात्राएं बी देश को देना चाहता है, उसके बदले में वो बी देश से किस अमाउंट में रबर की क्वांटिटी की डिमांड करेगा, ये ए देश का ऑफर कर्व बताएगा। और जब हम बी देश का ऑफर कर्व डिराइव करेंगे तो बी देश ए देश को जो डिफरेंट क्वांटिटीज रबर की एक्सपोर्ट करना चाहता है, उसके बदले में वो ए देश से किस किस मात्रा की, कितनी क्वांटिटीज वो टेक्सटाइल की इंपोर्ट करना चाहेगा। तो यहां पर हमने दो कंट्रीज और दो कमोडिटीज की बात की है। अब हम जस्ट टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस, विश्लेषण को सरल बनाने के लिए इन दिस लेक्चर वी अज्यूम दैट हम जो डिराइव कर रहे हैं वो ए देश यानी होम कंट्री का ऑफर कर्व डिराइव कर रहे हैं, ए देश के प्रस्ताव वक्र की व्युत्पत्ति कर रहे हैं। तो यहां पर एक शेड्यूल गिवन है फॉर कंट्री ए देश के लिए एक अनुसूची यहां पर गिवन है विच शोज द ट्रेड प्रोपेंसिटी फॉर कंट्री ए, जो ए देश की व्यापार प्रवृत्ति को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी ए देश क्या चाहता है। तो यहां पर हमने इस शेड्यूल में 3 कॉलम बनाए हैं। टेक्सटाइल्स जो ए देश का एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट है, वह कमोडिटी है जिसे ए देश निर्यात करना चाहता है। फिर रबर, यह वह कमोडिटी है जिसे ए देश बी से इंपोर्ट करना चाहता है, यानी ये इंपोर्टेबल्स हो गए एक तरह से ए देश के। एंड देन इन द थर्ड कॉलम टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्तें क्या होगी वो यहां पर आने वाली है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो ए देश बी देश को ये ऑफर दे रहा है कि अगर मैं आपको 25 यूनिट्स टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करूंगा, मैं आपको 25 यूनिट्स, ए देश ये ऑफर दे रहा है बी को कि 25 यूनिट्स मैं आपको टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करूंगा, तो उसके बदले में मुझे 5 यूनिट्स रबर की चाहिए, ठीक है। 25 यूनिट्स मैं आपको टेक्सटाइल की दूंगा, तो उसके बदले में मुझे 5 यूनिट्स रबर की चाहिए। तो ऐसा ये फर्स्ट ऑफर जो है वो यहां पर ए देश ने बी को दिया। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल बी द टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो रेशो आएगा, जो व्यापार की शर्त होगी वो क्या होगी, तो वो होगी 5:1। ये व्यापार की शर्त है 5:1, 5:1। इसका मतलब 1 यूनिट रबर के लिए जो बी देश से वो आयात करना चाहता है, जो बी देश से वो इंपोर्ट करना चाहता है, उस 1 यूनिट रबर के लिए वो 5 यूनिट टेक्सटाइल ये प्राइस देने के लिए रेडी है। ये उसका ऑफर है, ठीक है। यहां पर जो रेशो आया 5:1, वो क्या शो कर रहा है कि अगर बी देश उसे 1 यूनिट रबर दे दे तो उसके बदले में वो 5 यूनिट्स टेक्सटाइल की दे सकता है। ये यहां पर पहला कॉम्बिनेशन हमारे पास आया है। इसी तरीके से फिर दूसरी जो पॉसिबिलिटी आ रही है, जो दूसरी संभावना आ रही है, वो ये है कि ए देश 40 यूनिट्स, 40 इकाइयां टेक्सटाइल की बी देश को एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है, अगर बी देश बदले में 10 यूनिट्स
बदले में 10 यूनिट्स जो है वो रबर की दे दे, ठीक है, तो 40 यूनिट्स वो टेक्सटाइल की उसे एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इस सिचुएशन में आप रेशो देखिए, 10 1 10 10 4 40, तो जो रेशो आया है वो है 4:1, 4:1। नाउ व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट, कि आप देखिए पहले टर्म्स ऑफ ट्रेड 5:1 थी, जो रेशो था वो 5:1 था, और अब रेशो 4:1 हो गया, यानी कि पहले एक यूनिट रबर के बदले में ए देश 5 यूनिट्स टेक्सटाइल का ऑफर दे रहा था, लेकिन अब वो सेकेंड कॉम्बिनेशन पर एक यूनिट रबर के बदले में 4 यूनिट्स टेक्सटाइल का ऑफर दे रहा है, यानी वो केवल 4 यूनिट्स ही उसकी प्राइस देना चाहता है। एक यूनिट रबर की प्राइस अब वो क्या देना चाहता है, 4 यूनिट्स टेक्सटाइल। अब आगे चलते हैं, थर्ड कॉम्बिनेशन आ रहा है हमारे पास 60, कि थर्ड पॉसिबिलिटी जो आ रही है, तीसरी जो संभावना आ रही है कि ए देश 60 यूनिट्स एक्सपोर्ट करेगा टेक्सटाइल की बी देश को, और बदले में वो चाहेगा कि बी देश उसे 20 यूनिट्स रबर दे दे, 20 इकाइयां उसे रबर की दे दे। तो इस केस के अंदर आप देखिए जो रेशो आ रहा है 21 जा 20, 23 जा 60, तो ये आ गया है 3:1, 3:1, यानी अब की बार इस थर्ड पॉसिबिलिटी में ए देश एक यूनिट रबर की जो प्राइस देना चाहता है इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल, दैट इज 3 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल, कि वो एक रबर के बदले में केवल 3 इकाइयां 3 यूनिट्स टेक्सटाइल की देने के लिए तैयार है या ऑफर दे रहा है। तो आप देखिए, हम देख रहे हैं कि सक्सेसिवली लगातार क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे ए देश ज्यादा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करेगा बी देश को, तो आप देखिए कि आप देख रहे हैं कि रबर का और टेक्सटाइल के जो रेशो को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो रिलेटिव प्राइसेस हैं वो कम होती जा रही है। इट मींस एवरी टाइम द country A is willing to sacrifice less and less amount of textile for same amount of rubber, or we can say less and less price for same unit of rubber, कि पहले वो एक यूनिट रबर के लिए 5 यूनिट टेक्सटाइल देने के लिए तैयार था, फिर जैसे ही आप 40 यूनिट्स पे आते हैं तो वो अभी 4 यूनिट टेक्सटाइल की प्राइस देने के लिए रेडी है, और फिर वो 1 यूनिट यहाँ 3, एक रबर की यूनिट के लिए 3 यूनिट टेक्सटाइल जो है वो ऑफर कर रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये रेशो डिक्रीज क्यों हो रहा है कि हर बार जो एक यूनिट रबर है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर ए देश ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा तो वो रबर की सेम यूनिट के लिए इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल कम से कम प्राइस देने के लिए रेडी है। सो द रीजन बिहाइंड दिस बिहेवियर, दैट इज ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके पीछे जो कारण है वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। आप देखिए जैसे जैसे वो रबर इंपोर्ट कर रहा है, जैसे जैसे ए देश बी देश से रबर इंपोर्ट कर रहा है, रबर का आयात कर रहा है, इट मींस द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रबर इज फॉलिंग। जो सीमांत उपयोगिता है रबर की वो कम होती जा रही है, और आप क्या कर रहे हैं, बदले में टेक्सटाइल दे रहे हैं। तो इसका मतलब आपके पास टेक्सटाइल कम हो रहा है, सो द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टेक्सटाइल इज इंक्रीजिंग। तो सीमांत उपयोगिता कपड़े की क्या हो रही है, टेक्सटाइल की क्या हो रही है, वो बढ़ती जा रही है। इसलिए हर बार ए देश पहले से कम प्राइस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल वो बी देश को देने के लिए तैयार होगा। तो आप देखिए अब जैसे ही वो और ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहेगा टेक्सटाइल का, तो आप देखिए कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टेक्सटाइल विल राइज, और उसके बदले में उसे रबर मिल रहा है, तो पहले से आपको 5, 10, 20 यूनिट्स रबर मिल रहा है, तो इट मींस द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रबर विल फॉल। तो इस बार और प्राइस कम हो जाएगी, तो इस बार 80 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल के लिए जो रबर की क्वांटिटी आ रही है, जो इंपोर्ट करना चाहता है वो हो गया है यहां पर 40, यानी ए देश 80 यूनिट्स टेक्सटाइल अगर बी देश को देता है, एक्सपोर्ट करता है, तो उसके बदले में वो 40 यूनिट्स रबर चाहता है। तो इसका मतलब जो रेशो हो गया वो क्या हो गया, 2:1, कि इस बार एक यूनिट रबर की प्राइस क्या हो गई है, 2 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल और कम हो गई। और रीजन मैंने आपको बता दिया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बिकॉज जैसे जैसे रबर ए देश के पास आ रहा है, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रबर इज फॉलिंग, उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है। अब देखिए 100 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल, कि अगर मान लीजिए वो 100 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल जो है वो ऑफर दे देता है, रबर टेक्सटाइल ऑफर दे देता है बी देश को, तो उसके बदले में वो चाहेगा 100 यूनिट्स ऑफ रबर।
तो इसका मतलब इस बार जो रेशो आया है, टर्म्स ऑफ ट्रेड आई है 1:1। इसका मतलब एक यूनिट रबर की प्राइस क्या हो गई है, 1 यूनिट टेक्सटाइल। तो यहां क्लियर है शेड्यूल से कि जैसे जैसे ए देश एक्सपोर्ट क्वांटिटीज को बढ़ा रहा है, तो हर बार जो रबर की प्राइस है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ टेक्सटाइल, जो टेक्सटाइल की मात्रा है उस संदर्भ में हम यहां पर प्राइस देख रहे हैं, वो रिड्यूस होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। पहले वो 1 यूनिट रबर के लिए 5 यूनिट टेक्सटाइल देने के लिए तैयार है, फिर अगले कॉम्बिनेशन पे वो 4 यूनिट ही देना चाहता है, फिर अगले पे 3, फिर अगले पे 2 और लास्ट में वो 1 यूनिट का ऑफर देना चाह रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये कंट्री ए की ट्रेड प्रोपेंसिटी है, और यहां मैं बता रहा हूं कि ये एक्चुअल टर्म्स ऑफ ट्रेड नहीं है, ये वास्तविक व्यापार की शर्त नहीं है, ये सिर्फ ए देश का एक ऑफर है बी देश के लिए। एक्चुअल टर्म्स ऑफ ट्रेड, वास्तविक व्यापार की शर्त तब निर्धारित होगी जब हमें बी देश का भी ऑफर पता होगा। तो यहां सिर्फ हमें ए देश की इंफॉर्मेशन पता है, तो ये पोटेंशियल टर्म्स ऑफ ट्रेड को रिफ्लेक्ट करता है, ना कि एक्चुअल टर्म्स ऑफ ट्रेड को। ये वास्तविक व्यापार की शर्त नहीं है। अब इस इंफॉर्मेशन से, ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, इस इंफॉर्मेशन से हम यहां पर ऑफर कर्व बनाएंगे कंट्री ए का, ए देश का या होम कंट्री का ऑफर कर्व डिराइव करेंगे इस इंफॉर्मेशन से। तो यहां मैं एक डायग्राम बना रहा हूं जो ऑफर कर्व हमारा आने वाला है। आप देखिए, एक्स एक्सिस पर हम रबर को ले रहे हैं, जो इंपोर्टेबल्स हैं उसको ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम टेक्सटाइल को ले रहे हैं, जो एक्सपोर्टेबल्स हैं। ठीक है, ए कंट्री का ऑफर कर हम डिराइव कर रहे हैं। तो जो ए कंट्री के इंपोर्टेबल्स हैं वो हमने एक्स एक्सिस पे लिए हैं, और जो उसके एक्सपोर्टेबल्स हैं उनको हमने वाई एक्सिस पे लिया है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि 100 जो मैक्सिमम वैल्यूज आ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम स्केल लेते हैं तो 20, 40, 60, 80, 100, और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं यहां और डाल देता हूं 120, और इसी तरीके से यहां पर 20, 40, 60, 80 और 100। अब फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है हमारे सामने, दैट इज 25 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल, और उसके बदले में ये देश चाहता है 5 यूनिट्स ऑफ रबर। तो ये रबर है, और आप देखिए ये 20 है तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया। तो 5 यूनिट्स और 25 यूनिट्स, तो ये 25 यूनिट्स यहाँ 20 से थोड़ा सा ऊपर आपको लेना है, और ये 5 यूनिट्स यहाँ आ गई है। तो ये हमारा एक तरह से फर्स्ट पॉइंट आ गया है, जो पहला कॉम्बिनेशन है वो यहां पर आ गया है। इसके बाद जो सेकंड कॉम्बिनेशन आ रहा है 40 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल एंड 10 यूनिट्स ऑफ रबर, 40 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल एंड 10 यूनिट्स ऑफ रबर। तो ये 10 यूनिट्स ऑफ रबर है और ये 40 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल है। ये हमारा सेकंड पॉइंट यहां पर आ गया है। इसके बाद जो थर्ड हमारा कॉम्बिनेशन आ रहा है 60 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल के बदले में ये देश चाहता है 20 यूनिट्स रबर उसे मिल जाए। तो 60 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल, ये 60 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल और ये 20 यूनिट्स ऑफ रबर। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट यहां पर आ गया है। इसी तरह से फोर्थ जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो ये देश चाहता है कि अगर वो 80 यूनिट्स एक्सपोर्ट करे टेक्सटाइल के, तो बदले में उसे 40 यूनिट्स रबर मिल जाए। तो 80 यूनिट्स और 40 यूनिट्स, ये 40 और ये 80, यहां हमारा एक पॉइंट आ गया है। और लास्ट जो कॉम्बिनेशन आता है 100 यूनिट्स, ये हमारा ये 100 यूनिट्स का कॉम्बिनेशन आ गया। तो आप देखिए ये ऑफर कर्व यहां पर बनेगा। ये जो 5 पॉइंट्स जो हमने डिटरमाइन किए हैं 25, 5, 40, 10, 60, 20, 80, 40, 100, 100, जैसे ही मैं इन सारे पॉइंट्स को मिला दूंगा तो हमें हमारा ऑफर कर्व यहां पर मिल जाएगा। तो आप देखिए ऑफर कर्व जो आने वाला है, जैसे ही इन पॉइंट्स को हम यहां से मिला देते हैं तो ये आपका ऑफर कर्व आ गया है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया ऑफर कर्व ऑफ कंट्री ए। ये कंट्री ए का ऑफर कर्व है। अब आप देखिए यहां अगर मान लीजिए ये जो 1:1 रेशो आया है कि 100 यूनिट्स टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के बदले में
100 यूनिट्स रबर चाहता है कंट्री। अगर मान लीजिए इससे आगे जाए, इससे आगे अगर कंट्री और जाना चाहे, तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रबर फॉर कंट्री ए देश के लिए रबर की सीमांत उपयोगिता और कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो अगर मान लीजिए इस पे अगर हम आगे जाते हैं, यानी कि वो आप देखिए 120 यूनिट्स रबर लेना चाह रहा है, किससे? कंट्री बी से, और उसके बदले में केवल आप देखिए केवल कितना, 90 यूनिट्स, मान लीजिए 90 यूनिट्स जो है वो टेक्सटाइल देने के लिए तैयार है। अब आप इस कॉम्बिनेशन से इसको कंपेयर करिए कि पहले क्या है, 100 यूनिट्स वर्सेस 100, कि वो चाह रहा है कि भाई ठीक है मैं 100 यूनिट्स जो है टेक्सटाइल दे देता हूं, लेकिन उसके बदले में मुझे 100 यूनिट्स रबर चाहिए। लेकिन अगला कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है कि अगर आप इससे आगे गए तो यानी आप वो कह रहे हैं कि भाई 120 यूनिट्स अगर आप मुझे रबर दोगे तो उसके बदले में मैं केवल 90 यूनिट्स टेक्सटाइल ही आपको दूंगा। तो क्या ये ऑफर कंट्री बी को एक्सेप्टेबल होगा? क्या ये ऑफर, क्या ये प्रस्ताव कंट्री बी स्वीकार करेगा कि जब वो 100 पे आ गया है, जहां 1:1 आ रहा है रेशो, 1 यूनिट टेक्सटाइल की प्राइस 1 यूनिट रबर आ रही है, लेकिन उसके बाद अगर आप आगे जाते हो तो आप देखिए, आप कह रहे हो कि भाई ठीक है अगर आप मुझे 120 यूनिट्स रबर दोगे तो फिर मैं आपको और कम टेक्सटाइल दूंगा, 90 ही दूंगा। तो क्या ये प्रस्ताव, क्या ये ऑफर कंट्री बी को एक्सेप्टेबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब ऊपर उसे 100 यूनिट्स वर्सेस 100 यूनिट्स मिल रहा है तो इस कॉम्बिनेशन पे क्यों जाएगा, इस ऑफर पे क्यों जाएगा? इसका मतलब दिस पॉइंट इज इररेलेवेंट। ये जो पॉइंट आया है ये अप्रासंगिक है, ये इररेलेवेंट है। तो यहां पर ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड आ रही है, ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड की लाइन आ रही है, ये इररेलेवेंट पॉइंट हो गया। यहां पर मान लीजिए के पॉइंट है, ये इररेलेवेंट पॉइंट है। तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि ऑफर कर्व का जो राइजिंग पार्ट है, जो बढ़ता हुआ भाग है, वो ही रेलेवेंट पोर्शन है, वही रेलेवेंट पोर्शन है, वही प्रासंगिक भाग है। अगर मान लीजिए किसी तरह की कोई टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमाइन होनी है तो वहां होनी है। उसके बाद अगर जैसे ही वो नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, जैसे वो डाउन हो जाएगा, तो फिर वो उस पॉइंट के बाद, जैसे यहां पर आप देखें यहां तक जो ऑफर कर्व है वो राइज हो रहा है, उसके बाद वो फॉल होने लग गया, तो ये जो पार्ट है ये इररेलेवेंट है, क्योंकि ये कंट्री भी किसी भी कंडीशन पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो रेलेवेंट पोर्शन होता है ऑफर कर्व का, जो प्रासंगिक भाग होता है ऑफर कर्व का, वो केवल राइजिंग पार्ट होता है, बढ़ता हुआ भाग ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ये सारी की सारी जो रेशोज आए हैं, जो प्राइजेस आई है कि पहले 1 यूनिट रबर की प्राइस 5 ऑफर की, फिर 4, फिर 3, 2, ये सारी की सारी पोटेंशियल प्राइजेस हैं, पोटेंशियल टर्म्स ऑफ ट्रेड है, हम ऐसा कह रहे हैं। ये एक्चुअल टर्म्स ऑफ ट्रेड नहीं है, ये वास्तविक व्यापार की शर्तें नहीं है, ये एक्चुअल टर्म्स ऑफ ट्रेड नहीं है। जब हमें कंट्री, ये तो कंट्री ए ने ऑफर दिया है कंट्री बी को, जब कंट्री बी का ऑफर करो हमें पता लगेगा, तब हम देखेंगे कि ठीक है दोनों को मिलाकर कहां एक्चुअल में टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमाइन होगी। तो ये ए ने अपनी तरफ से बी को ऑफर दिया है। अब यहां ये जो 5 पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं, इन 5 पॉइंट्स पे अगर हम एक एक लाइन बना देते हैं, जैसे ये जो लाइन है तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड को रिफ्लेक्ट कर रही है, इसी तरीके से ये एक लाइन हमने यहां बना दी है, तो ये जो सारी लाइंस हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 की 5 जो लाइंस हैं ये टर्म्स ऑफ ट्रेड या हम कहें टेक्सटाइल रबर की प्राइस इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल उनको रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो इस तरीके से हमने ये कंट्री ए का ऑफर कर्व डिराइव किया। अगर हम डायरेक्ट बनाना चाहें तो हम बोलेंगे ये एक कंट्री ए का ऑफर कर्व है और ये यहां तक इसका एक रेलेवेंट पोर्शन जो हमें दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द शेप ऑफ दिस ऑफर कर्व, इसका आकार किस तरह का है। तो हम कहेंगे कि ऑफर कर्व जो है
ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, अपवर्ड स्लोप है, धनात्मक ढाल वाला कर्व है, एंड इट इज अ नॉन लीनियर कर्व, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। यह स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये सरल रेखा नहीं है, ये नॉन लीनियर कर्व है, ठीक है, नॉन लीनियर कर्व एंड पॉजिटिवली स्लोप्ड। बिकॉज जो नेगेटिव पोर्शन, जो फॉलिंग वाला पार्ट है इसका, वो इररिलेवेंट है, इसलिए हम राइजिंग पार्ट की बात करते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो इसका जो स्लोप होगा, इसका जो शेप होगा, उसको हमें ध्यान रखना है, पॉजिटिवली स्लोप्ड नॉन लीनियर कर्व, ठीक है, धनात्मक ढाल वाला नॉन लीनियर कर्व है, गैर रेखीय वक्र है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑफर कर्व ऑफ कंट्री ए, एंड दिस ऑफर कर्व टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट, or the law of reciprocal demand is very important, because on the basis of the offer curve technique we can determine the terms of trade. इस तकनीक के आधार पर हम व्यापार की शर्तों का निर्धारण कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें कंट्री बी का ऑफर कर्व भी पता होना चाहिए। तो ये सेम प्रोसीजर अब कंट्री बी के लिए हो जाएगा। जब आप सारा का सारा एक्सप्लेनेशन रिवर्स कर देंगे कि जो इंपोर्टेबल्स हैं वो कंट्री बी के एक्सपोर्टेबल्स बन जाएंगे, और जो एक्सपोर्टेबल्स हैं यहां पर वो कंट्री बी के इंपोर्टेबल्स बन जाएंगे, और फिर उसके बेस पर कंट्री बी का ऑफर कर्व डिराइव होगा, और जब हमें दोनों कंट्रीज के ऑफर कर्व पता लग जाएंगे तो हम टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिटरमाइन कर पाएंगे। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।